Hello friends, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul. Today we are going to learn about the new chapter, chapter number 6, the natural vegetation and wildlife. ये जो चैप्टर है वो जियोग्राफी का चैप्टर है। यहाँ पे हमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करनी है। देखो, जब हमने जियोग्राफी है वो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तब पहले हमने क्या चीज स्टडी किया था जियोग्राफी में? तो पहले हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, हमने उसके बारे में स्टडी किया। यानी कि जो अर्थ है उसके अपर लेयर्स में, यानी कि अर्थ है उसके जो अंदर के जो लेयर्स होते हैं वो कौन कौन से लेयर है, यानी कि उसका जो इनर स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की। और बाद में जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें हमने क्या स्टडी किया, उसमें हमने जो अर्थ का आउटर स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की। और जो अर्थ क्रस्ट है उस पे कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कौन कौन से चैप्टर स्टडी किए? नेक्स्ट हमने ये देखा कि जो अर्थ ग्लोब है उसमें जो ह्यूमन बींग्स है वो सरवाइव कर ले हैं, लेकिन वो उसका रीजन क्या है सरवाइव करने का? तो उसका मेन 3 रीजन है लैंड, वाटर एंड एयर। ये तीनों स्फीयर है, ये तीनों कंपोनेंट है, वो तीनों कंपोनेंट हमें कहाँ पे फाउंड हो रहे हैं? जो हमारा प्लेनेट है अर्थ। तो इसीलिए अर्थ पे ह्यूमन बींग है वो सरवाइव कर सकती है। तो ये तीनों कंपोनेंट है वो हमें अलग अलग स्फीयर में से फाउंड हो रहे हैं। एक तो जो लैंड है वो कौन से स्फीयर में आएगा? तो जो हमारा लिथोस्फीयर है उसमें लैंड आता है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें हम एयर की, तो एयर है वो कहाँ पे फाउंड होगा? एयर यानी कि जो गैसेस का लेयर होता है उसे हम एयर कहते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें से हमें एयर मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करें वाटर की, तो वाटर है वो भी हमने आगे का जो चैप्टर था उसमें पूरा जो वाटर है उसके बारे में स्टडी किया था। तो वाटर यानी कि ये वाटर बॉडीज है वो किस स्फीयर में से फाउंड होगी? तो ये वाटर बॉडीज है वो हमें जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें से ये फाउंड होगी। तो ये सारी की सारी चीज हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर ली है, यानी कि अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि अर्थ ग्लोब है, अर्थ का जो पार्ट है प्लेनेट है उसके क्रस्ट में क्या है। अब जो लैंड है वो तो हमें पता है, लिथोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन इस लैंड पे क्या है? जो ट्रीज है, जो प्लांट्स है, जो वेजिटेशन है वो ग्रोज कर रही है उसके बारे में, और जो एनिमल्स है यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में अब हमें स्टडी करना है। उसके बाद हम जो यानी कि हम ह्यूमन बींग भी तो सर्वाइव करते हैं ना अर्थ के क्रस्ट लेवल। तो आगे का जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर उसमें हम सेटलमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे इस चैप्टर में हमें वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी करना है। यानी कि हमें पता है कि जो हमारा नेचर है, ये नेचर है वो किससे मेड होके बनता है? तो ये नेचर है वो सारा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में क्या आता है? इन्वायरमेंट में ट्री एंड प्लांट्स आते हैं। तो ट्री एंड प्लांट्स है उसे हम किस में कंसीडर कर सकते हैं? वेजिटेशन में कंसीडर कर सकते हैं ना। तो ये वेजिटेशन हो गया, प्लस वहां पे भी हमें क्या फाउंड होगा? वहां पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है वो भी फाउंड हो रहे हैं। तो यानी कि जो हमारा नेचर है वो किससे बना हुआ है? तो ये नेचर है हमारा वो नेचर वेजिटेशन से एंड वाइल्ड लाइफ है, ये दोनों चीज कंबाइन होके क्या बनती है? ये दोनों चीज कंबाइन होके नेचर बनती है। तो ये हमारा टॉपिक यानी कि जो हेडिंग है उसके बारे में बात हो गई। अब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एक स्टोरी दी गई है, यानी कि स्टोरी के बेसिस पर हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो स्टोरी इस टाइप की है कि जो एक स्कूल है वहां पे एक गर्ल होती है जिसका नाम सालिमा होता है। तो ये सालिमा क्या करती है कि वो अपने आगे के दिन में जब ये ट्रिप पर गई थी, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश था मनाली, वहां पे वो ट्रिप पर गई थी। तो वहां पे उसने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया कि जो फूड फील के जो वेजिटेशन थे यानी कि प्लांट्स थे वो कुछ अलग टाइप के थे। जैसे जैसे उसकी बस है वो ऐसे अल्टीट्यूड पर जाती गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि ये जो कोई माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स पे यहाँ पे फूट हिल पर जो वेजिटेशन है, जो वेजिटेशन ग्रो कर रही है वो आगे जाके हमें नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ पे ये जो ट्रीज हमें फाउंड हुई
वो हमें आगे जाके नहीं देखने को मिली। फिर ये आगे जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह से ट्री फाउंड होगी कि जिसका जो लीफ होता है वो ऐसे पॉइंटेड शेप के होते हैं और उसका जो पूरा का पूरा लीफ का ट्री से उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे कोन शेप का होगा, यानी कि कोनिफेरस जो ट्रीज होती है वो देखने को मिलेगी। कहाँ पे, यहाँ पे अगर हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे किस टाइप की ट्रीज हमें देखने को मिलेगी, कोनिफेरस। और फिर से अगर हम आगे जाएंगे यानी कि जो पीक है माउंटेन का वहां पे जाएंगे तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो वहां पे हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि ये सारा जो एरिया होता है वो मोस्टली स्नो से कवर्डेड रहता है। वहां पे कोई वेजिटेशन है वो ग्रोन हमें देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि वहां पे ना कोई ट्रीज होगी ना कोई प्लांट्स होगा। तो होगा लेकिन कहाँ पे कितना होगा, वहां पे हमें ऐसे श्रब टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो ट्रीज होती है इस टाइप का वहां पे वेजिटेशन ग्रो होगा जो देखने को मिलेगा अगर तो। लेकिन ज्यादातर एरिया किससे कवर्डेड रहेगा, ज्यादातर एरिया है वो स्नो से कवर्डेड रहेगा। तो ये सारे वो इसे रिकॉल कर रही थी कि जब मैं हिमाचल ट्रिप पर गई थी तब इस तरह से मैंने वहां पे देखा था कि कुछ जो ट्रीज होती है वो यहाँ पे माउंटेन्स के फुट हिल्स पर देखने को मिलती थी। अगर हम आगे जाते थे तो वहां पे हमें कौन शेप के जो ट्रीज होती है वो देखने को मिली थी। और फिर से हम आगे गए तो वहां पे हमें ऐसे श्रब टाइप के जो ट्रीज होती थी वो देखने को मिली थी। और जब हम माउंटेन के पिक्स पर पहुंचे तो वहां का जो सारा का सारा लैंड एरिया था वो स्नो से कवर्डेड था। तो क्या हो गया कि एक ही जगह पे एक ही प्लेस पे डिफरेंट टाइप की ट्रीज देखने को मिली ना। तो उसका रीजन क्या है, तो ये स्टोरीज हमें ये अंडरस्टैंड करना है। क्या अंडरस्टैंड करना है कि ये जो लैंड एक ही है लेकिन क्या होता है कि अब हम लैंड के स्लोप आ गया, फिर क्या होगा कि वहां का टेम्परेचर है वो भी इस पर इन्फ्लुएंस करेगा ट्रीज पर, या फिर उसका क्लाइमेट है, मॉइस्चर है। तो ये सारे फैक्टर्स है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं ना जो ट्रीज ग्रोन करती है उस पर। तो यानी कि हम इस स्टोरी के बाद हम क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं, तो ऐसा निकाल सकते हैं कि जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं यानी कि जो वेजिटेशन होता है उसे ग्रोन करने के लिए डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। तो कौन से फैक्टर हो गए, तो फर्स्ट तो फैक्टर है हाइट ऑफ लैंड। जैसे जैसे लैंड की हाइट बढ़ती जाएगी वैसे क्या होगा, वैसे वैसे जो ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलेगी वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, और जो यहाँ पे मिलेगी वो यहाँ जाकर नहीं मिलेगी हमें। तो ये एक फैक्टर हो गया हाइट ऑफ लैंड। एंड दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो जो टेम्परेचर और मॉइस्चर यहाँ पे फुट हिल्स पे मिलेगा वो ऐसा नहीं है कि सेम वही टेम्परेचर और मॉइस्चर है वो हमें माउंटेन के पीक पर मिलेगा। वहां पे कुछ अलग टाइप का टेम्परेचर होगा और यहाँ पे कुछ अलग टाइप का है। तो ये फैक्टर भी अफेक्ट करेगा, किस पे अफेक्ट करेगा, जो नेचुरल वेजिटेशन है, ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं उन पे करेगा। अब थर्ड फैक्टर की बात करें तो वो है क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट में भी ऐसा होगा, क्लाइमेट है ये तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट होगा वैसा ही क्लाइमेट यहाँ पे होगा। माउंटेन के पिक के डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट हो गए ना, तो ये भी उसमें अफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है स्लोप ऑफ माउंटेन। यानी कि जैसे जैसे स्लोप होगा माउंटेन का वैसे वैसे डिफरेंट टाइप की ट्रीज है वो हमें वहां पे फाउंड होगी। जो फुट हिल्स पे जो ट्रीज होगी वो यहाँ पे जो स्लोप है माउंटेन का वहां पे इस टाइप की ट्रीज है वो फाउंड नहीं मिलेगी हमें। तो ये सारे फैक्टर है वो ट्रीज के ग्रोन होने पर उसे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट तो है हाइट ऑफ लैंड, सेकेंड है टेम्परेचर मॉइस्चर, थर्ड है क्लाइमेट एंड फोर्थ है स्लोप ऑफ माउंटेन। तो ये सारी बात हो गई इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि इस चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन है हमारा। तो
तो वेजिटेशन यानी कि जो प्लांट एंड ट्रीज ग्रोन करती है तो उस पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर उस पे अफेक्ट करते हैं। अब हमें इस चैप्टर में क्या क्या और स्टडी करना है, तो इस चैप्टर में हमें जो नेचर है, नेचर वेजिटेशन है, उसने हमें 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है। ब्रॉडली 2 क्लास है, उसमें हमने 3 क्लास में उसे डिवाइडेड कर दिया है। कौन कौन सा? फर्स्ट है फॉरेस्ट, सेकंड है ग्रासलैंड एंड थर्ड है श्रब। तो ये तीनों पार्ट में हमने नेचुरल वेजिटेशन है उसे डिवाइडेड कर दिया है। ये तीनों की डेफिनेशन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन पहले क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फॉरेस्ट में भी हमें डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेचर एवरग्रीन, टेम्परेचर डेसिडियस। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट के बारे में भी हमें स्टडी करना है। और नेक्स्ट जो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड यानी कि वो भी एक नेचुरल वेजिटेशन का ही पार्ट है, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप के ग्रासलैंड हो गए। जैसे फॉरेस्ट के हैं उसी तरह सेम ग्रासलैंड है उसके भी है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। तो इस तरह से ग्रासलैंड के भी पार्ट है। और इस तरह श्रम जो थर्ड पार्ट है हमारा, उसे भी डिफरेंट टाइप में हमने डिवाइडेड किया है। तो ये सारे पार्ट है, उसके मेन फीचर्स है, और वहाँ पे कौन से वाइल्ड एनिमल्स हमें फाउंड होंगे, कौन सी ट्रीज वहाँ पे ग्रोन होगी, तो ये सारे फीचर्स हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो हमें जो नेचुरल वेजिटेशन है उसे 3 पार्ट में, 3 क्लास में डिवाइडेड कर दिया है। फर्स्ट है फॉरेस्ट, सेकेंड है ग्रासलैंड एंड थर्ड है श्रब। फॉरेस्ट क्या है, ग्रासलैंड क्या है, श्रब क्या है, अब उसके बारे में देखते हैं। फॉरेस्ट यानी कि ऐसा एरिया कि जहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे टेम्परेचर और जो रेनफॉल है ये दोनों कंडीशन प्लेंटीफुल होगी, यानी कि वो सफिशिएंट अमाउंट में टेम्परेचर भी मिलेगा और रेनफॉल भी मिलेगा। तो इस तरह का जो एरिया होगा वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे ज्यादातर प्लांट्स और ट्रीज है वो ग्रोन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे टेम्परेचर एंड रेनफॉल found in plentiful amount यानी कि sufficient amount में, तो वहां का जो एरिया है, वहां की जो ट्रीज या फिर प्लांट होगी वो किस तरह से होगी, वो ऐसे डेंस टाइप में वहां पे ज्यादा ट्रीज और प्लांट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे रेनफॉल भी हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है, और क्या है जो टेम्परेचर है वो भी सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है। तो ट्रीज को ग्रोन होने के लिए तो ये दोनों चीजें वो इम्पोर्टेंट होती है ना, एक तो रेनफॉल और दूसरा टेम्परेचर। तो ये दोनों जो फैक्टर है वो उसे सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहे हैं, इसीलिए वहां का जो ट्रीज ग्रोन होगी वो ऐसे ज्यादातर होगी, तो उसे हम फॉरेस्ट का एरिया कहेंगे। तो ये दोनों फैक्टर के बेसिस पर फिर से हम फॉरेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइडेड कर सकते हैं। कैसे? तो एक तो डेंस फॉरेस्ट होंगे, डेंस फॉरेस्ट, एंड सेकेंड है ओपन फॉरेस्ट। ये 2 टाइप है, हमने किसके बेसिस पर किए, तो जो टेम्परेचर एंड रेनफॉल है उसके बेसिस पर। यानी कि डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे हो गए कि जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल है
वो ज्यादा मात्रा में होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, तो वहां का सारा एरिया है वो ऐसे ट्रीज से डेंस होगा, यानी कि वहां पे ज्यादा ट्रीज हमें देखने को मिलेगी इस एरिया में, तो उसे हम डेंस एरिया कहेंगे। और ओपन फॉरेस्ट यानी कि ऐसा फॉरेस्ट का एरिया कि जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल है वो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा नहीं, मिलेगा लेकिन हमें कम अमाउंट में मिलेगा, तो वहां पे प्लांट और ट्रीज है वो ज्यादा ग्रो नहीं हो पाएगी, जैसे डेंस एरिया में हो रही है वैसे ओपन एरिया में नहीं होगी, तो यहाँ पे उसे ओपन फॉरेस्ट ऐसा कहा गया है। अब हम नेक्स्ट बात करें ग्रासलैंड की, तो ग्रासलैंड है वो कहाँ पे होगा कि जहां पे ड्राई एरियाज होगा, यानी कि नॉन रेनफॉल होगा लेकिन कम अमाउंट में होगा और टेम्परेचर भी कम अमाउंट में मिलेगा, तो ऐसा जो एरिया है यानी कि ड्राई रीजन है, जो ड्राई एरिया है वहां पे जो वेजिटेशन ग्रोन होगी वो कैसी होगी, ग्रास टाइप की होगी, यानी कि वो ज्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी, ऐसे छोटी छोटी जो प्लांट्स होते हैं ना छोटे छोटे और जो ट्रीज होते हैं तो उसे हम ग्रास कहते हैं ना, तो इस तरह से वहां पे जो ड्राई रीजन होता है एरिया का वहां पे ग्रासलैंड टाइप की एरिया देखने को मिलेगी। श्रब के बारे में बात करते हैं, तो श्रब का यानी कि इस टाइप की वेजिटेशन कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको पता है मोस्टली इस टाइप की वेजिटेशन है जो माउंटेन का एरियाज होता है ना वहां पे इस टाइप की वेजिटेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि ये माउंटेन एरिया होता है वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये नेचुरल वेजिटेशन है उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब। किसके बेसिस पर डिवाइड किया, जो लैंड्स और जो अदर फैक्टर है उसके बेसिस पर। तो फॉरेस्ट यानी कि ऐसा एरिया होगा कि जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, तो वो सारा एरिया है वो ट्रीज से ग्रोन हो जाएगा, तो उसे हम फॉरेस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है ग्रासलैंड, यानी कि जो ड्राई रीजन होगा, ड्राई एरिया होगा जहाँ पे रेनफॉल कम आ रही होगी, तो उसे हम ग्रासलैंड कहते हैं। नेक्स्ट है श्रब एरिया, यानी कि माउंटेन का रीजन कि जहाँ पे माउंटेन यानी कि जहाँ पे मोस्टली एरिया स्नो से कवर्डेड रहता है, तो वहां पे हमें ऐसे श्रब टाइप की वेजिटेशन है वो देखने को मिलेगी। अब ये फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो फॉरेस्ट में जो फर्स्ट टाइप है उसके बारे में बात करनी है। फर्स्ट टाइप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इस टाइप के फॉरेस्ट है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी हमें, उसके नेम से ही हमें पता चल जाएगा, एवरग्रीन, यानी कि जो एरिया वोल ईयर के टाइम पे ग्रीन रहेगा वहां पे हमें इस टाइप की फॉरेस्ट है वो फाउंड होगी, यानी कि उसका एक अनदर नेम भी है, उसे हम रेनी फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे वोल ईयर में रेनफॉल आता रहता है, इसीलिए ये सारा एरिया है अगर सफिशिएंट अमाउंट में वोल ईयर में रेन होगा, तो रेन होने के साथ साथ क्या होगा कि वो सारा का सारा एरिया कैसा होगा, हमें ग्रीन तरह का दिखेगा, यानी कि एवरग्रीन, वो कभी भी ऐसे जो ग्रीन है यानी कि वो सूख नहीं जाता है, हमेशा ग्रीन ही रहता है, तो इसीलिए हम एवरग्रीन कहते हैं। उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे जो ईयर होता है हमारा उसके होल ईयर में रेनी सीजन रहती है, रेनफॉल होता रहता है, इसीलिए उसे हम एवरग्रीन या फिर रेनी फॉरेस्ट ऐसा भी कहते हैं। और ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्यों कहा जाता है, ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि ये जो हमारा अर्थ ग्लोब है ना, अर्थ ग्लोब में अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बीच में ये जो एरिया है उसे हम टॉपिकल कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, टॉपिकल एरिया कहेंगे। क्या याद रखना है, जब भी ये टॉपिकल वर्ड आए तो आपको ये याद रखना है कि ये
इस टाइप का एरिया कहाँ पे फाउंड होगा? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है, जो भी सारी लैंड है, जो एरिया है, उसे हम टॉपिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? टॉपिकल। तो ये टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात हो गई। अब वहां पे उसके मेन फीचर्स क्या है कि वहां पे ज्यादातर हॉट टेम्परेचर रहता है एंड रेनफॉल भी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है सन है तो उसकी सनरेज है वो डायरेक्ट कहाँ पे आएगी? वर्टिकली। तो डायरेक्ट वर्टिकली जो इक्वेटर पार्ट होगा वहां पे आएगी ना। इक्वेटर कहाँ पे है? ये इन दोनों के बीच में, यहाँ पे 0 डिग्री पर है। तो अब सनरेज यहां से आएगी डायरेक्ट वर्टिकली। तो वर्टिकली आने की वजह से क्या होगा कि वहां का सारा टेम्परेचर है वो हॉट रहेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट वर्टिकली सनरेज आ रही है। तो हॉट टेम्परेचर होने की वजह से वहां पे रेनफॉल भी ज्यादा होगा। कैसे रेनफॉल ज्यादा होगा? जो हमने टाइप ऑफ रेन्स के बारे में बात की थी ना, उसमें जो हमारा सेकेंड टाइप था कॉन्वेंशनल रेनफॉल। तो इस टाइप के रेनफॉल में क्या होता है कि इस टाइप में रेनफॉल में ऐसा होता है कि जहाँ पे हॉट टेम्परेचर होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा, वहां के एरिया का जो वाटर बॉडीज है वो ज्यादा इवोपरेट हो जाएगी। और इवोपरेट होके क्या करेगी? इवोपरेट होके क्लाउड में उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। डायरेक्ट क्लाउड में उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर क्लाउड में से जो प्रेसिपिटेशन आता है, यानी कि जो रेनफॉल होता है, वो इससे होता है। ज्यादा अगर वाटर इवोपरेशन होगा तो ज्यादा रेनफॉल होगा। और ये ज्यादा वाटर इवोपरेशन किसके बेसिस पर होता है? जो टेम्परेचर होता है उसके बेसिस पर। अगर कोई ऐसा एरिया है कि जहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वहां की जो वाटर बॉडीज है उसका वाटर इवोपरेशन कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है वहां पे सनरेज डायरेक्ट आ रही है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हॉट है। तो ज्यादा हॉट होने की वजह से क्या होगा कि वहां की जो वाटर बॉडीज है वो ज्यादा ही वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर से उसका रेनफॉल में कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर ये हॉट और रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से ये जो एरियाज है वो हमेशा एवरग्रीन रहता है। अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करें, अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन के जो फॉरेस्ट होते हैं वहां की जो ट्रीज है उसके बारे में, तो क्या होता है कि यहाँ की जो ट्रीज होते हैं ना वो अपने लीव्स को शेड नहीं करती है। लीव्स आर नॉट शेड altogether। यानी कि उसका इसका मीनिंग क्या हुआ? जो लीव्स होते हैं उसे शेड नहीं करते। यानी कि आपने कभी देखा होगा कि ट्रीज में क्या होता है कि कभी एक टाइम ऐसा आता है कि जो सारी ट्रीज है वो अपने सारे लीव्स को ऐसे गिरा देती है। तो ये जो एवरग्रीन के फॉरेस्ट होते हैं ना, वहां पे इस टाइप की फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगी हमें। क्यों नहीं मिलेगी हमें? ये फिनोमिना वैसे होती कब है? जो समर आने वाला होता है ना, समर की जो सीजन आने वाले होते हैं ना, तब इस टाइप की फिनोमिना होती है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमें पता है कि जो लीफ होती है, लीफ में क्या होता है कि लीफ में जो स्टोमाटा होता है उसके थ्रू जो वाटर होता है उसका एटमॉस्फेयर में ऐसे कंजर्वेशन होता है, कन्वर्जेशन होता है। तो ये जब समर का टाइम होगा तब तो वाटर हमें ज्यादा मिलेगा नहीं। तो क्या होगा कि जो ट्रीज होंगे ना वो अपने सारे के सारे लीव्स है वो ऐसे गिरा देती है, क्योंकि वाटर की जो स्कैरिटी है वो न हो इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा ना, वाटर स्कैरिटी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे तो रेनफॉल हो रहा है, वोल ईयर के टाइम पे रेनफॉल होगा, तो फिर वाटर स्कैरिटी कैसे आएगी? अगर वाटर स्कैरिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर लीव जो ट्रीज है वो अपने लीव्स क्यों गिराए? इसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रीज होती है वो कभी भी वोल ईयर के टाइम में अपने लीव्स को गिराती नहीं है। यानी कि हमेशा वो सारी की ट्रीज जो ट्रीज है वो ऐसे एवरग्रीन ही रहती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो वो एरिया कहाँ पे होगा? तो इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहां तक हमें ये जो फॉरेस्ट है वो फाउंड होगा। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर
इक्वेटर तक। तो ये सारी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसके बारे में बात हो गई। अब वहां पे किस टाइप की जो वेजिटेशन है वो ग्रोन होगी, यानी कि किस टाइप के ट्रीज हमें वहां पे फाउंड होगी। तो वहां पे हमें रोजवुड, इबोना, एंड सैंडलवुड, इस टाइप की जो ट्रीज है वो ज्यादातर वहां पे ग्रोन होगी। किस एरिया में? जहाँ पे हॉट एंड रेनफॉल ज्यादा होगा, इस एरिया में। तो ये टॉपिक ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसके बारे में बात हो गई। आगे के लेक्चर में हम जो टॉपिक ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट जो ग्रासलैंड है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।